चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पशु परिचर का बी पार्ट चल रहा था। उसमें 5-7 टॉपिक अपने हो गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह स्वस्थ एवं रोगी पशुओं की पहचान किस तरीके से की जाती है। वैसे तो मनुष्य की और जानवरों की बीमारी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, और उनका जो नापने का तरीका है, जैसे मान लो थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है, या नाड़ी के द्वारा ज्ञात किया जाता है, या श्वसन की जो, जैसे डॉक्टर आपको पीठ पे वो लगा के और सीने पे लगा के श्वसन क्रिया को चेक करता है, तो ठीक ऐसी ही प्रक्रिया जानवरों में होती है। लेकिन कुछ पद्धतियाँ, कुछ बीमारियाँ अलग है, तो अपन को उनके बारे में कि दोनों में से एक को ले लेंगे। जैसे मान लो पहले स्वस्थ पशुओं को पढ़ लेंगे तो उसको ऑटोमेटिक ही जो रोगी पशु है उसका ज्ञात हो जाएगा, या फिर रोगी को ले लेंगे तो स्वस्थ पशु का ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से उसकी पहचान क्या है और किस तरीके से अपन उनके लक्षणों से हमें ये पता चलेगा कि ये पशु बीमार है। वैसे तो सरकार के द्वारा भी अभियान चलाया गया है। अभी जिस तरीके से रोगी पशुओं के लिए आप फ़ोन करें, तुरंत आपके लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसका मतलब गोवंश पे सरकार के द्वारा भी ध्यान दिया जा रहा है, और पशु परिचर भर्ती का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोवंश और पशुधन को बढ़ाया जाए, पशु संपदा को बढ़ाया जाए देश में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है स्वस्थ एवं रोगी पशुओं की पहचान किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं। तो या तो हम रोगी को ले लें या स्वस्थ को ले लें। तो स्वस्थ को ले लेते हैं, उसके लक्षण क्या हैं। स्वस्थ पशुओं के लक्षण, अब देखो, तरीका तो वही है। सबसे पहले जैसे नाड़ी चेक करेगा, डॉक्टर आएगा तो नाड़ी चेक करेगा, क्योंकि आप एक तरीके से डॉक्टर ही बन रहे हो। एक नर्सिंग स्टाफ है आपका, जो पशु परिचर है ना, संपूर्ण देखरेख आपको ही करनी है। जैसे मान लो पशु पालक होता है, वह उसके पास से तो बहुत सारे जानवर होते हैं, तो वह पूरे पशुओं में से उनको रोजाना निरीक्षण करके ये ज्ञात कर सकता है कि ये आज इसकी ये कैसे उदास है, कैसे मतलब पशु बराबर चारा नहीं ले पा रहा, या कि उसकी किस प्रकार से शिकायत है। तो वो उसको, उसके लक्षणों को देख के पता चल जाए कि हाँ ये पशु बीमार है। तो नाड़ी तो वो चेक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी क्रिया के द्वारा वो पता लगा सकता है कि हाँ ये आज थोड़ा सा ऐसा है। तो डॉक्टर तो वही नाड़ी चेक करेगा, वही श्वसन की गति चेक करेगा, और वही थर्मामीटर लगाएगा। अपने थर्मामीटर जीभ में लगता है, उनके कहाँ लगता है ये मैं बताऊंगा आपको। श्वसन, और उसके बाद में तापमान। इन्हीं क्रियाओं के द्वारा जिस तरीके से मनुष्य के नाड़ी, श्वसन और तापमान के द्वारा उसके बुखार या बीमारी का पता लगाया जाता है, ठीक उसी तरीके से जानवरों का भी पता लगाया जाता है। तो अपन स्वस्थ पशु के लक्षण देख लेते हैं। स्वस्थ पशु के क्या लक्षण है, देखो। जानवर हमेशा झुंड में रहता है, यानी कि स्वस्थ पशु का सबसे पहला लक्षण है कि वह रेवड़ में रहेगा। रेवड़ का मतलब होता है झुंड। यानी कि देखो, कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेता है, अलग रहने लग जाता है, उदास रहने लग जाता है, उसको हंसी मजाक पसंद नहीं होती, तो वो लोगों के बीच में नहीं रहता। यानी कि इसी तरीके से जानवर अगर स्वस्थ है तो वो रेवड़ में रहेगा, झुंड में रहेगा और बढ़िया चलेगा। खूब इधर से क्या नाम से है, जो जानवरों के साथ वो मस्ती करेगा एक तरीके से। तो अब बीमार बीमार आदमी या बीमार पशु किस तरीके से वो झुंड में चल पाएगा बराबर। तो वह एक अलग हो जाता है अपने आप को। उसको कहने का मतलब, जैसे आदमी का मोह भंग हो जाता है बीमार होने के बाद, ठीक उसी प्रकार से पशु का भी हो जाता है। तो रेवड़ में रहेगा, झुंड में रहेगा। और दूसरी बात, जैसे मान लो आपकी गाय है। अब आपकी गाय, जैसे आपकी गाय का नाम साहब काली है, पार्वती है, ऐसे नाम रख देते हैं पशुपालक। तो जैसे आप उसको आवाज दोगे काली, तो वो फट आवाज सुन लेगी, यानी कि वह आपकी तरफ देखेगी, यानी कि वह स्वस्थ है। तो आवाज पर उसकी, आपकी ध्वनि पर वो ध्यान देगी, यानी कि ध्वनि वह आवाज पर
ध्यान देगी। ये स्वस्थ पशु के बता रहा हूं मैं आपको। अब और क्या चीज देखोगे आप, जैसे मान लीजिए उसकी त्वचा है तो त्वचा मुलायम होगी। पशुओं की त्वचा मुलायम भी होती है और चमकदार भी होती है। तो त्वचा मुलायम और चमकदार, और बीमार होगा तो ऑटोमेटिक ही त्वचा एकदम उसकी मतलब गंदी सी हो जाएगी, सिकुड़ सी जाएगी। अगला जो लक्षण है, जैसे मान लीजिए आप ये गर्दन है, उस जानवर की गर्दन, गाय की गर्दन, भैंस की गर्दन, जो भी पशु है आपका, उसकी गर्दन पर जैसे आप हाथ रखोगे ना, तो हाथ रखते ही उसमें बहुत सारे बाल अ, चिपक के आ जाएंगे। तो इसका मतलब पशु बीमार है आपका। और अगर आप गर्दन पे हाथ फेरोगे, बाल एक दो तो सामान्यतः टूटते हैं, तो लेकिन अगर ज़्यादा कम आ रहे हैं और तो इसका मतलब आपका पशु एकदम स्वस्थ है। यानी कि गर्दन चमड़ी का बाल पकड़कर, गर्दन की जो चमड़ी होती है उसके बाल के द्वारा भी आप स्वस्थ पशु की और रोगी पशुओं की अ, जानकारी ले सकते हो। अगला है, बहुत सारी आपको केवल याद याद नहीं करनी, केवल ध्यान में रखना है कि हाँ, स्वस्थ पशु के क्या लक्षण है। जैसे मान लो नासारंध्र है, यानी कि नाक। जैसे जानवरों के नाक में बुलबुले आते रहते हैं, एक तरीके से जैसे आपके जुकाम होने के बाद में सेदा आने लग जाता है, वही सेदा उनके जानवरों के आता है, बुलबुला टाइप एक स्राव होता है नासारंध्र में। नासारंध्र साफ रहेगा, यानी कि उसमें बुलबुले नहीं आएंगे, बिल्कुल साफ रहेगा, उसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और सबसे अच्छा जो पता चलता है ना, वो आंखों को देख के चलता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो, आंखें चमकेगी उसकी, जानवर हो या मनुष्य हो, यानी कि आंखों में चमक रहेगी, आंखों में चमक रहेगी। इसके बाद में भोजन पूरा लेगा, क्योंकि स्वस्थ है तो भोजन पूरा लेगा। भोजन करेगा तो भोजन के बाद में जुगाली करेगा। बागोला जिसको अपन बोलते हैं साधारणतः भाषा में, बागोला करेगा। यानी कि खाना खाने के बाद में जानवर भूसा खाने के बाद में, अपना भोजन करने के बाद में जुगाली करता है, ताकि वो अवशिष्ट पदार्थ भी अपनी जुगाली के द्वारा निकाल देता है। जैसे मान लो आप भोजन करने के बाद में जाते हो ना दुकान पे जाके और गुटखा उटखा खाते हो, आप भी जुगाली करते हो और तरीके से अपना भोजन पचाते हो। यही है आजकल तो तरीका गुटखा खाने का। भोजन के तुरंत बाद आप जुगाली करते हो, गुटखे खाते हो या अन्य चीज़ों का सेवन करते हो। तो इसी तरीके से जानवर जो जुगाली करता है उससे अवशिष्ट पदार्थ भी निकालता है, जो उससे पचता नहीं है। तो जुगाली कर रहा है, अगर पूर्णतः अगर जानवर जुगाली कर रहा है, इसका मतलब आपका जानवर बिल्कुल स्वस्थ है। दूसरी बात, जो गोबर करेगा वो सुगंधित, यानी कि देखो असलियत बात तो यह है कि किसी भी पशु का जो गोबर होता है वो दुर्गंध रहित नहीं होता है, वो सुगंधित ही होता है होने में तो। लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में क्या है कि जानवर खुले में रहता है, वह गोपालक भी जो रखता है उसको भी वो सावधानी नहीं बरतता, सुबह छोड़ देता है, शाम को आ जाती है, तो घर घर जाके वो रोटियां खाती है। रोटियां खाने से क्या होता है, मल वही बनेगा जो मनुष्य में बनेगा। तो इस तरीके से उसको चारा नहीं मिल पाता, रोटी ज़्यादा मिलती है, तो रोटी की वजह से उसके दुर्गंध। लेकिन जो गौशालाओं में या गाँवों में जो पशुपालक अपने जानवरों को पालते हैं काफ़ी संख्या में, तो अगर उनके गोबर में दुर्गंध नहीं आ रही है, यानी कि सामान्यतः गोबर है, तो यूँ मान लीजिए कि जानवर ठीक है। और अगर दुर्गंध आ रही है, तो यूँ मान के चलिए कि या जैसे ढीलापन आ रहा है या पतलापन आ रहा है, तो कब्जी की शिकायत है उसके। ज़्यादा गाढ़ा आ रहा है तो भी कब्जी है, और ज़्यादा पतला आ रहा है तो भी पशु के अंदर कब्जी हो चुकी है। तो इस तरीके का गोपालक को ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब दुर्गंध रहित, उस गोबर में दुर्गंध नहीं होगी। मूत्र कैसा होगा, मूत्र हल्का पीला होगा, जानवरों का हल्का पीला होता है, पानी की तरह तो इतना साफ तो नहीं होता, हल्का पीला। ये इसकी दूसरी बात। जो स्वस्थ पशु होगा, देखो पूंछ हिलाता रहेगा, कान हिलाता रहेगा, और उसका सर ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि गर्दन लटकी हुई नहीं रहेगी, ऊपर की तरफ उसका सिर रहेगा। इससे भी आपको ये
पता चल जाएगा कि हमारा पशु बिल्कुल स्वस्थ है। अब इसके ऑपोजिट कर लो, वही अस्वस्थता हो गई। अब चलते यानी कि जनेंद्रियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जो उसकी जनेंद्रियां हैं उसमें किसी प्रकार का स्राव या कोई ब्लड या कोई रात दुर्गंध किसी भी प्रकार की, मतलब अगर आपको वो नहीं लगती तो आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ है। ये पशुपालक डेली नियमित रूप से अपने जानवरों को देखता भी है। और अब अगर कोई ज्यादा बीमारी हो जाती है तो फिर वह चिकित्सक की सलाह से, और अब चिकित्सक आएगा तो वो तो अपने तरीके से वही नाड़ी देखेगा, वही क्या नाम से है, श्वसन की क्रिया देखेगा, तापमान देखेगा। तो तापमान जो 3 चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको नाड़ी बताई, मुख्यतः जब डॉक्टर आएगा तो नाड़ी देखेगा, नाड़ी, और नाड़ी के बाद में उसका श्वसन देखेगा, श्वसन की क्रिया देखेगा, तापमान देखेगा। इस तरीके से डॉक्टर तो डॉक्टर के हिसाब से करेगा। तो अपन तापमान को लेते हैं। तापमान देखो, मानव जैसे मनुष्य है, कोई बीमार मनुष्य है, डॉक्टर के पास जाएगा तो जीभ के नीचे रखेगा, वो जीभ के नीचे थर्मामीटर, वही थर्मामीटर से चेक होगा। लेकिन जानवरों के मलाशय यानी कि गुदा मार्ग जहां से वो गोबर करता है, मलाशय में वो थर्मामीटर डालेगा। और थर्मामीटर डालने का, जिसको रेक्टम बोलते हैं, डॉक्टर की भाषा में रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम। अपन को ज्यादा याद नहीं रखना, आप गुदा मार्ग मलाशय रख लेना। तो उसमें रखेगा और रखने के बाद में उसको पता चल जाएगा कि इस पशु का तापमान कितना है। जैसे सामान्यतः जैसे गाय है, गाय का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, गाय और भैंस दोनों एक ही चीज है। गाय और भैंस का जो टेम्परेचर होता है वो 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस हिसाब से इसको पता लगा लेगा। उसके बाद में घोड़ा है, जो अपन मुख्यतः जो जानवर पालते हैं, उसका 38 डिग्री सेल्सियस होता है। भेड़ बकरी है, भेड़ और बकरी, इधर आप गाय भैंस की एक याद रख लेना, इधर भेड़ बकरी की याद रख लेना, दोनों की सेम है। तो गाय और भैंस 38.5 डिग्री सेल्सियस, घोड़े की 38 डिग्री, और भेड़ और बकरी की 39 डिग्री सेल्सियस से 39.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। इस हिसाब से डॉक्टर पता लगा लेगा। ऊंट है जो रेगिस्तान में ज्यादा पाला जाता है, रेगिस्तान का जहाज है, इसका 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। अब सबसे ज्यादा जो तापमान है वो रहता है मुर्गे का। ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि या तो वो गाय भैंस का पूछेगा या भेड़ बकरी का पूछेगा, या फिर जिसका ज्यादा है तो ज्यादा मुर्गे का रहता है। 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका रहता है। इस तरीके से ये बेटा आपको रटने ही पड़ेंगे, इसका कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। हाँ, ये आप इतना अच्छा कर सकते हो कि गाय भैंस का एक साथ कर सकते हो, भेड़ बकरी का एक साथ कर सकते हो, और मुर्गे का तापमान सबसे ज्यादा रहता है 41.7 डिग्री सेल्सियस। तो वो आप इस तरीके से देखते। अब आती है पल्स। पल्स का मतलब नाड़ी। नाड़ी किस तरीके से चेक करते हैं? देखो, हर जानवर की नाड़ी अलग अलग जगह पे होती है। आपकी नाड़ी कहां होती है? डॉक्टर जब भी आपके पास आएगा तो आपकी नाड़ी यहां से चेक करेगा, यहां लगाएगा डॉक्टर हाथ। अब पशुओं की नाड़ी जो पल्स होती है वो कैसे चेक होती है? देखो, अगर मान लो आपके पास गाय भैंस है, गाय और भैंस है, और डॉक्टर आया तो पूंछ के अधर भाग पर, जैसे ये पूंछ है साहब, ये गाय की पूंछ है, ये गाय की पूंछ है। अब यहां से गुदा मार्ग चालू हो जाता है और जानवर चालू हो जाता है यहां से। तो ये जो पूंछ है, पूंछ के अधर भाग पे यहां डॉक्टर आके, और यहां एक धमनी होती है, वो होती है काक्सीजियल। काक्सीजियल धमनी को वो टटोलेगा, चेक करेगा, और गाय भैंस के नाड़ी फर्स्ट वो जांच कर लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गाय भैंस की जो धमनी होती है,
यानी कि पूंछ के ऊपर वाले हिस्से पे, अधर भाग पर, पूंछ के अधर भाग पर, अधर भाग पर एक धमनी होती है कॉक्सिजियल, काक इस धमनी को वो चेक करेगा और चेक करके गाय भैंस की पल्स को जांच कर लेगा। अब अगर आपके पास मान लीजिए घोड़ा है, घोड़े की कैसे चेक करेगा? घोड़े की चेहरे या होठ, जो क्योंकि घोड़े के होठ चौड़े होते हैं, तो वो चेहरे पर एक धमनी होती है, उस धमनी को चेक करेगा, उसको कहते हैं फेशियल धमनी। ये आपको रटने पड़ेंगे। कॉक्सिजियल गाय भैंस के पूंछ के अधर भाग पर चेक करेगा, ऐसे पकड़ के, जैसे आपके ऐसे पकड़ के करता है, डॉक्टर आएगा उस तरीके से चेक करेगा और उसकी नाड़ी और पल्स वो चेक हो जाए। घोड़े के चेहरे पर यानी कि उसके होठों पर एक फेशियल धमनी होती है, उसको पकड़ के वो चेक कर लेगा। भेड़ बकरी, सामान्यतः यही पशु पाले जाते हैं। भेड़ बकरी, भेड़ बकरी के टांगों के बीच में, टांगों के बीच में एक धमनी होती है, फेमोरल धमनी, फेमोरल ध्वनि, फेमोरल धमनी होती है टांगों के बीच में। जो जैसे डॉक्टर आएगा आपसे कहेगा भाई इसकी टांगों को पकड़ो, तो आगे से वो टांगों को पकड़ा ले देगा पशुपालक से, और पीछे से टांगों के बीच के थोड़े से ऊपर, यानी कि बीच से हल्के से ऊपर में वो नाड़ी को चेक करेगा, जिसको फेमोरल धमनी बोलते हैं। तो इस तरीके से कहने का मतलब, जब भी डॉक्टर आएगा और उसकी पल्स चेक करेगा, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना कि गाय भैंस के पूंछ के अधर भाग पर कॉक्सिजियल धमनी होती है, घोड़े की चेहरे पर यानी कि होठ पर फेशियल धमनी होती है, और भेड़ बकरी पर के टांगों के बीच में फेमोरल धमनी के द्वारा वह पल्स चेक करेगा। अब बात करते हैं कि पल्स किस हिसाब से चलती है, कितने मतलब कौन सी पशु की कितने प्रति मिनट के हिसाब से चलती है। जैसे मनुष्य की चलती है, उसी प्रकार से गाय और भैंस की भी पल्स 1 मिनट में यानी कि प्रति मिनट में कितनी चलती है। जैसे गाय है तो गाय की जो पल्स चलेगी प्रति मिनट में 40 से 50 प्रति मिनट चलेगी। भैंस है, भैंस की जो पल्स चलेगी वो 40 से थोड़ी सी कम 45 प्रति मिनट चलेगी। भेड़ बकरी है, भेड़ और बकरी, इनकी पल्स किस तरीके से चलेगी? भेड़ बकरी की वही 70-80 और इसकी भी 70-80। भेड़ बकरी आप याद रख लेना, क्योंकि इनकी दोनों की बराबर चलती है। ऊंट है, ऊंट की पल्स जो चलेगी वो 28 से 32 प्रति मिनट चलेगी। इस तरीके से घोड़ा है, घोड़े की जो पल्स चलेगी वो 32 से 40 चलेगी। इसमें भी मुर्गे की सर्वाधिक, क्योंकि मुर्गा हमेशा कुट 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 करता रहता है, तो उसकी धमनी ज्यादा चलेगी, उसके क्या नाम से है जो पल्स ज्यादा चलेगी, तो वो उसकी सबसे ज्यादा 200 से 400 प्रति मिनट के हिसाब से चलेगी। तो यहां अगर आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ ले क्वेश्चन, अगर यहां से ऐसे भी पुटअप होता है कि सबसे ज्यादा क्या नाम से पल्स किस पशु की चलती है, यानी कि सर्वाधिक किसकी चलेगी, तो सर्वाधिक तापमान भी मुर्गे का रहेगा और सर्वाधिक जो पल्स चलेगी वह भी 200 से 400 प्रति मिनट के हिसाब से जो चलती है वो मुर्गे की ही रहेगी। अब आता है तीसरा जो भाग है हमारा, यानी कि हमने तापमान पढ़ा, नाड़ी पढ़ी, उसके बाद में श्वसन, जानवरों की श्वसन की गति किस तरीके से चेक की जाती है और किस तरीके से वो चलती है। देखो सबको ज्यादा अंतर तो नहीं है मनुष्य और जानवरों में, लेकिन अगर सामान्यतः देखा जाए तो
डॉक्टरों के हिसाब से तो वही 3 चीज़ें हमारे भी काम लेता है डॉक्टर। वही नाड़ी देखता है, वही श्वसन की गति देखता है, वही थर्मामीटर डाल के तापमान देखता है। तो ठीक इसी तरीके से जानवरों में भी वही प्रक्रिया होती है। अगली जो हमारा जो ये है तो वो श्वसन। श्वसन देखो, जानवर का जो श्वसन है वो 3 भागों में, यानी कि श्वास अपन तो श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन जानवरों में एक विश्राम होता है, सांस लेता है, छोड़ता है, उसके बीच में जो होता है उसको विश्राम बोलते हैं। उसका जो बीच का जो भाग होता है, यानी कि सबसे पहले तो होता है उच्छ्वास, उसके बाद में फिर निश्वास, और फिर जो बीच की जो होती है उसको बोलते हैं विश्राम। यानी कि श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और बीच का जो भाग है उसको विश्राम बोलते हैं। तो डॉक्टर उस हिसाब से कि भाई ये कितनी देर में श्वास छोड़ रहा है, कितनी देर में ले रहा है, और बीच में कितने सेकंड का या कितने मिनट का समय ले रहा है। अगर बीच के समय में अंतराल आ रहा है तो समझ लीजिए जानवर बीमार है। या तो वो ज़्यादा समय ले रहा है या वो फिर वो कम समय ले रहा है। जैसे श्वास की जब भी बीमारी होती है तो चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, जब भी श्वसन की बीमारी होगी तो उस बीमारी में क्या होता है कि वो फेफड़ों से संबंधित होता है, तो वो श्वास ऐसे इस तरीके से बार-बार लेता है, ज़्यादा लेता है कहने का मतलब। तो उससे ये भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति श्वास की बीमारी से पीड़ित है। तो इस जानवरों के कोख का उठना वो गिरना, कोख का मतलब ये वाला हिस्सा, फ्रेम जो हिस्सा होता है, यानी कि कोख का उठना और गिरना, कोख का उठना व गिरना से भी पता चलता है कि जानवर की श्वसन की जो क्रिया है वो डॉक्टर उसकी कोख के उठने से, पेट के उठने से, और उसके किस गति से वो ऊपर उठा, श्वास जो लेता है और किस तरीके से नीचे आ रहा है, उससे भी डॉक्टर पता लगा लेता है। दूसरा जो तरीका है वो तरीका यह है कि डॉक्टर आएगा और अपनी हथेली, हथेली किस पे रखेगा? नाक पर रखेगा। हथेली नाक पर रखकर पता लगाएगा। यानी कि इस तरीके से, ये वाला नहीं, ये वाला हिस्सा जानवर के उसके नाक के सामने लगाएगा, और वह श्वसन की गति को अपने हिसाब से, जो उसकी एक गति होती है, मैं बताऊंगा उसको कि किस हिसाब से प्रति मिनट के हिसाब से वो चलती है। तो डॉक्टर को ये पता रहता है कि ये किस हिसाब से कम और ज़्यादा ले रहा है, तो उसी हिसाब से, या इसका बीच का जो विश्राम का भाग है वो कितनी समय में, कितने अंतराल में वो ले रहा है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर पता लगा के और उसकी बीमारी का वो ढूंढता है इलाज। यानी कि हथेली को नाक पर रखकर या नाक के सामने रखकर भी डॉक्टर पता लगा लेता है। अब ये देखते हैं कि देखो देखो बेटा, लगभग सभी फेफड़ों की जो भी बीमारियां होती है वो श्वसन चक्र से विश्राम का जो भाग है वो अनुपस्थित रहता है। सीधी सी बात, एक चीज आप ये ध्यान रख लेना, इसको चाहो तो आप ये लिख लो भले, लगभग जितने भी फेफड़ों से, सभी फेफड़ों की बीमारियां, सभी फेफड़ों की बीमारियों में, जितने भी फेफड़ों की उसमें श्वसन चक्र में, श्वसन चक्र में, यानी कि जो आपका विश्राम का भाग है, विश्राम का भाग अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहेगा, रहता है, एक ही बात है। यानी कि लगभग सभी फेफड़ों की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में श्वसन चक्र से जो विश्राम का भाग है वो अनुपस्थित रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, अथवा तो रटना है आपको हिसाब से। अब देखो किस हिसाब से इसकी श्वसन की जो दर चलती है प्रति मिनट के हिसाब से, वो मैं आपको बता देता हूं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन 10-20 मिनट 25 मिनट का तो वीडियो बेटा बन ही जाता है, क्योंकि कोई भी चीज समझाने के लिए समय तो लगता है। देखो जैसे मान लीजिए गाय है, भैंस है, अधिकतर यही है, भेड़ है, बकरी है, और घोड़ा और मुर्गा।
मुर्गे का आप थोड़ा-सा ये ध्यान रख लेना क्योंकि ये सर्वाधिक चलता है, तो हर चीज़ में ही जैसे तापमान में भी इसका सर्वाधिक रहा है 41.7 और नाड़ी में भी ये 200 से 400 रहा है, तो सीधी-सी बात है कि श्वसन में भी इसका भाग ज़्यादा ही चलेगा। ये सब प्रति मिनट के हिसाब से हैं। यानी कि गाय का 20 से लगभग 25 प्रति मिनट के हिसाब से श्वसन चलता है। भैंस का 16-18 प्रति मिनट। इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है। भेड़ बकरी का 12 से 20 दोनों का एक ही है प्रति मिनट। और ऊंट का ऊंट अपन ने नहीं लिखा, भेड़ बकरी लिख दिया एक साथ। भेड़ बकरी मैं यहां ऊंट लिख दे, चलो नीचे लिख देता हूं या फिर मुर्गे के बाद लिख देता हूं। पहले घोड़ा आ गया तो घोड़ा 0.8 से 16 प्रति मिनट। अब जैसे ऊंट है तो ऊंट का थोड़ा सा कम है 0.5 से 0.7 प्रति मिनट, क्योंकि जानवर बड़ा है, श्वसन उसी हिसाब से होगा। और भेड़ बकरी का मैंने बता ही दिया है, ऊंट का बता ही दिया है। अंत में है मुर्गा। मुर्गे का ज्यादा चलेगा 15 से 30, यानी कि सर्वाधिक तो मुर्गे का ही रहेगा। सर्वाधिक अगर श्वसन दर पूछे, सर्वाधिक तापमान पूछे, सर्वाधिक पल्स पूछे तो वो मुर्गे की ही रहेगी। अब देखो, ये तो मैंने आपको तीनों डायग्राम बता दिए स्वस्थ पशुओं के रोगी पशुओं की एक तरीके से किस तरीके से आप पहचान कर सकते हो, इसमें ज्यादा समस्या नहीं। ये जो चार्ट है ये तो बेटा आपको रटने पड़ेंगे। श्वसन का जो 3 भाग होते हैं, उच्छ्वास, निश्वास और विश्राम। क्योंकि क्या है, इसमें बीच का जो भाग होता है विश्राम, उसी के आधार पर डॉक्टर यानी कि दूसरा जो क्रिया है वो को का उठना और गिरना, उससे भी पता लग जाता है। हथेली को नाक पर, पशु की नाक पर रखकर भी पता लगाया जा सकता है। अब देखो, बीमारियों का जहां तक बात है, क्योंकि बीमारियां साधारणतः खान पान की वजह से होती है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो। आप किस मौसम में कौन सा चारा खिला रहे हो या जानवर कौन सी चीज खा चुका है, तो उसकी वजह से भी आपने कोई ऐसी चीज डाल दी जिससे भी पशु बीमार हो सकता है। दूसरा कारण है मौसम। मौसम का असर समस्त प्राणी जगत पर पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, कीट पतंगा हो, चाहे जानवर हो, चाहे किसी भी तरीके का जीव हो, उस पर मौसम का असर। तो मौसम के अनुसार जानवरों में सर्दी जुकाम भी हो जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अचानक आती है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा रोग अचानक आ गया हो, एंथ्रेक्स जैसा, गलघोंट जैसा रोग होता है। एंथ्रेक्स भेड़ों में होता है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। गलघोंट होता है, चेचक होती है। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो अचानक प्रकोप के वजह से आती है। ये बीमारी महामारी के रूप में आती है और हजारों, अभी पिछली बार ये रोग आया था गायों में, हजारों की संख्या में, लाखों के संसारों में गोवंश मर चुका है। तो कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती है जो अचानक आती है, जो महामारी प्रकोप की वजह से होती है। तो इस तरीके से हमारा जो ये स्वस्थ और रोगी पशुओं का जो टॉपिक है ये पूर्णतया कंप्लीट होता है। अब आगे के जो भी टॉपिक हैं इसके बी पार्ट के, वह पढ़ाते रहेंगे आपको। जो भी है समस्या आप बताते रहें।